हेलो दोस्तों, तो आज के क्वेश्चन सीरीज में आपका स्वागत है। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। बोला है कि एक हॉट स्प्रिंग प्रोड्यूसेस वाटर एट अ टेम्परेचर ऑफ 56 डिग्री सेल्सियस। एक स्प्रिंग एक हॉट स्प्रिंग जो प्रोड्यूस कर रहा है वाटर एट अ टेम्परेचर ऑफ 56 डिग्री सेल्सियस। द वाटर फ्लो इनटू अ लार्ज लेक। वाटर फ्लो करता है एक लार्ज लेक में, ठीक है। लार्ज लेक में विथ अ मीन टेम्परेचर ऑफ 14 डिग्री सेल्सियस। विथ अ मीन टेम्परेचर ऑफ 14 डिग्री सेल्सियस, यानी मीन ये लेके है तो मीन टेम्परेचर 40 डिग्री फ्लो कर रहा है, ठीक है। एट अ रेट ऑफ तुम्हारा दे दिया हुआ रेट दिया हुआ 0.1 मीटर क्यूब। ये तुम्हारा वी है, ठीक है। 0.1 मीटर क्यूब ऑफ वाटर पर मिनट फ्लो हो रहा है। 0.1 मीटर क्यूब पर मिनट फ्लो हो रहा है। दैट इज फ्लो रेट, ओके। व्हाट इज द रेट ऑफ वर्किंग ऑफ एन आइडियल गैस हीट इंजन विच यूजेस ऑल द अवेलेबल एनर्जी, ठीक है। तो हमसे क्या पूछा हुआ, बोला है वर्किंग ऑफ द वर्किंग क्या होगा, वर्किंग ऑफ द आइडियल हीट इंजन विच यूजेस द ऑल अवेलेबल एनर्जी, ठीक है। सारी अवेलेबल एनर्जी को यूज कर रहा है तो उसका वर्किंग क्या होगा, ठीक है। वर्किंग ऑफ द अवेलेबल एनर्जी, ठीक है। हमको एनर्जी निकालनी है, ठीक है। तो इसका जो एनर्जी निकलेगा, ये देखिए मैक्सिमम जो वर्क, मैक्सिमम जो होता है वर्क जो ऑब्टेन कर सकते हैं हम लोग, ऑब्टेनेबल जो होता है, ऑब्टेनेबल जो मैक्सिमम वर्क ऑब्टेन कर सकते हैं उसकी वैल्यू होती है, उसको हम देते हैं वर्क मैक्सिमम ऑब्टेनेबल का फॉर्मूला होता है। यहाँ हम हमारा लोअर टेम्परेचर होगा टी लोअर, यहाँ टी हायर और एम सी डेल्टा टी, मास फ्लो रेट सी पी डेल्टा टी। वन माइनस डेल्टा टी को, यहाँ डेल्टा टी को डी टी कॉमन निकाल दें तो वन माइनस जो हमारा टेम्परेचर दिया हुआ है आपका ये 273 प्लस 56 है। नहीं, पहले 14 मीन टेम्परेचर दिया हुआ है तो 14 ये हो जाएगा आपका 258, ठीक है। 287 437 287 केल्विन, ठीक है। तो ये हो जाएगा 287 डिवाइडेड बाई ये टेम्परेचर जो हमें फाइंड करना है डी टी, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, लेकिन यहाँ पर देखिए इसको लिख सकते हैं, इस पार्ट को मास फ्लो रेट को लिख सकते हैं वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू सी पी, ठीक है। और यहाँ पर जब वैल्यूज रखेंगे इसको इंटीग्रेट करने के बाद हमारा टी एल दिया हुआ है 287, ठीक है। और टी एच दिया हुआ है हमारा, टी एच कितना हो जाएगा 58, 273 प्लस 56 दिया हुआ है तो हो जाएगा 329 केल्विन, ठीक है। 329 केल्विन, 329 केल्विन। तो ये हो जाएगा 329 केल्विन, ठीक है। जब वैल्यू पुट करेंगे तो ये इंटीग्रेट करने के बाद वैल्यू पुट करने के बाद आएगा 329 माइनस 287, ठीक है, माइनस 287 और 1/t है तो ln हो जाएगा, ln के अंदर आएगा 329, 329 डिवाइडेड बाई 329 डिवाइडेड बाई 287, ठीक है। ब्रैकेट क्लोज। वैल्यूज को पुट करेंगे, यह आ जाएगा 0.1 डिवाइडेड बाई 60 हो जाएगा, ठीक है, इंटू 1000 डेंसिटी दिया हुआ है, ठीक। और सी पी वैल्यू 4.187 होता है, पहले से पता है। फिर इसको सॉल्व करेंगे, सेम पार्ट को इसको यहाँ पे लिखेंगे। सॉल्व करने पर आएगा हमारा जो वैल्यू आएगा वो आएगा 19.559 किलोवाट, ठीक है। तो ये हमारा था मैक्सिमम वर्क ऑब्टेनेबल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है 8 kg ऑफ वाटर है, ठीक है। 8 kg ऑफ वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस आर मिक्सड विथ 50 kg ऑफ वाटर एट 60 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। 8 kg पानी ले रहे हैं 100 डिग्री सेल्सियस पे, इसको लिखते हैं 8 kg वाटर ले रहे हैं, वाटर लिए 100 डिग्री सेल्सियस पे, मिक्स किए 50 kg वाटर के साथ एट 60 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। while the temperature while the temperature of the surrounding is 15 डिग्री सेल्सियस, सराउंडिंग का टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। सराउंडिंग टेम्परेचर को टी इन्फिनिटी मान लेना, ठीक है। टी इन्फिनिटी दिया हुआ है 15 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ये बोला है डिक्रीज इन द अवेलेबल एनर्जी ड्यू टू मिक्सिंग। जब इन दोनों का आपस में मिक्सिंग होगी, जब ये दोनों आपस में मिक्स होंगे, मान लेते हैं यहाँ पर मिक्स हुआ, ठीक है।
ये मिक्स हुआ इतना, ये मिक्स हुआ इतना। तो बोल रहा है कि क्या होगा, डिक्रीज क्या होगा अवेलेबल एनर्जी, व्हाट विल बी द डिक्रीज इन एनर्जी आफ्टर मिक्सिंग, ठीक है। तो देखिए हमें क्या क्या M1 कितना दिया हुआ है, M1 दिया हुआ है 80 kg, T1 दिया हुआ है 100 डिग्री सेल्सियस, केल्विन में कन्वर्ट करेंगे 373 केल्विन हो जाएगा, ठीक है। और टी नॉट हमारा दिया हुआ है 288 केल्विन। ये आपका 288 कैसा आएगा, यहाँ पर ये 273 प्लस 15 इक्वल टू 288 केल्विन, ठीक है। सिमिलरली M2 दिया हुआ है हमारा 50 kg, ठीक है। M2 50 kg दिया हुआ है। T2 दिया हुआ है 60 डिग्री सेल्सियस, यानी 273 प्लस 60 हो जाएगा 333 केल्विन, ठीक है। टी नॉट पता है, ठीक है। तो फाइनल टेम्परेचर हम मान लेते हैं, लेट द फाइनल टेम्परेचर, यहाँ पे एवरेज टेम्परेचर निकाल देंगे M1T1 प्लस M2T2 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 से फाइनल टेम्परेचर निकाल देंगे, लेट। तो हमारा हो जाएगा लेट फाइनल टेम्परेचर TF will be given by M1 into T1 plus M2 into T2 divided by M1 plus M2। On substituting the value हमें मिलेगा 80 इंटू 373 प्लस M2 कितना है 50 इंटू T2 है 333, ठीक है, डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2, यानी 80, यानी आपका हो जाएगा ये 80 प्लस 50, ठीक है। 80 प्लस 50, 80 प्लस 50 सॉल्व करने पर आ जाएगा आपका, ये सॉल्व करने पर आ रहा है 357.62 केल्विन, ठीक है। 357.62 केल्विन, ठीक है। अब निकालना है कि अवेलेबल एनर्जी 80, अलग अलग अवेलेबल एनर्जी निकालेंगे दोनों के लिए, ठीक है। अभी जो ऊपर फॉर्मूला लगाए थे सेम वही फॉर्मूला लगेगा, एम सी 1 - T0/T इंटू डी टी। ये जो फॉर्मूला ऊपर में लगाया है मैंने, ये वाला अवेलेबल एनर्जी का MC1 - T0 T0 बोलिए या फिर टी इन्फिनिटी, ठीक है, एटमोस्फेरिक वाले को 1 - T0/T इंटू डी टी, ठीक है। इन दोनों के लिए निकालेंगे, फिर जो भी अवेलेबल एनर्जी में लॉस होगा ड्यू टू मिक्सिंग माइनस कर देंगे, तो वही हमारा पता होगा कितना मिक्सिंग की वजह से हमारा लॉस हुआ एनर्जी में, ठीक है। तो देखिए इसका, ठीक है। तो इसमें अब निकालना हमको क्या, फाइनल टेम्परेचर पता चल गया, ठीक है। अब अवेलेबल एनर्जी मिक्सिंग की वजह से कितना हो रहा है वो हम देखेंगे, अवेलेबल एनर्जी अवेलेबिलिटी कितना डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। अवेलेबिलिटी कितना डिक्रीज हो रहा है, अवेलेबिलिटी डिक्रीजेज ऑफ 80 kg, 80 kg में कितना अवेलेबिलिटी का डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो ये होता है अवेलेबिलिटी डिक्रीजेज, DEC लिख सकते हैं, ठीक है, डिक्रीजेज TL, TL से TH तक। TL कितना है 357.62, हमें पता चला है एवरेज, जो एवरेज था, एवरेज डिवाइड बाई 3, हायर कितना गया था, हायर 373, हायर है हमारा 373 यहाँ पर 373, ठीक है 373। अब एम सी पी, ठीक है, MCP/DT 1 - T0/T, या फिर इसको हम टी इन्फिनिटी भी यहाँ बोल रहे हैं, ठीक है, टी इन्फिनिटी, ठीक है। वैल्यूज को पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे, वैल्यूज को पुट करने पर आएगा m की वैल्यू कितनी दी हुई है, MCP ऐसा करते हैं कॉमन निकाल लेते हैं, ठीक है। और पहले इंटीग्रेट कर लेते हैं इस पार्ट को इंटीग्रेट करेंगे, तो और हायर और लोअर लिमिट रखने के बाद 373 माइनस 357.62 माइनस 280, 1/T है यहाँ पे, ये 1/T है, और ये वैल्यू हमें पता है, पहले से पता है, तो ln में चला जाएगा, तो 288 ln 288 288 ln 373, ये हो जाएगा आपका 357.62, ठीक है, वैल्यूज को पुट करने के बाद, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा जो वैल्यू आएगा वो होगा, m की वैल्यू पता है, cp की m की वैल्यू हमने ऊपर में क्या लिया था फर्स्ट के लिए 80 kg और 4.187 cp की वैल्यू है, ठीक है। तो यहाँ पर m की वैल्यू 80 kg, ठीक है,
4.187 जब पुट करेंगे तो सॉल्व करने पर आएगा आपका 1088.4 किलो जूल। ठीक है, ये 80 केजी का अवेलेबिलिटी इतना है। ठीक है, सिमिलरली हम 50 केजी वाले के लिए निकालेंगे। ठीक है, सिमिलरली 50 केजी वाले के लिए निकालेंगे। ठीक है, सिमिलरली 50 केजी वाले के लिए निकालते हैं तो आपका हो जाएगा सिमिलरली 50 केजी वाले के लिए निकालेंगे और फिर उसके बाद हम डिफरेंस निकाल देंगे तो हमारा जितना भी लॉस इन एनर्जी होगा मिक्सिंग प्रोसेस से वो पता चल जाएगा। ठीक है, तो अब निकालते हैं अवेलेबिलिटी अवेलेबिलिटी इंक्रीजेस। उसमें डिक्रीज हो रहा था क्योंकि देखिए टेम्परेचर जिसका हाई है उसका टेम्परेचर डिक्रीज होगा, जिसका टेम्परेचर लो है उसका इंक्रीज होगा। ठीक है, तो एक का अवेलेबिलिटी डिक्रीज होगा और एक का अवेलेबिलिटी इंक्रीज होगा। तो इसका टेम्परेचर कितना था, आपका 50 केजी वाले का टेम्परेचर था 333 केल्विन, लो टेम्परेचर था। इसका अवेलेबिलिटी इंक्रीज करेगा तो अवेलेबिलिटी इंक्रीजेस ऑफ 50 केजी वाटर। ठीक है, तो ए इंक्रीज अवेलेबिलिटी इंक्रीज कैसे देंगे, टी एवरेज, टी एल से टी एस एवरेज तक, मीन्स मीन टेम्परेचर तक जाएगा कहाँ से, टी एल से टी एवरेज तक। और यहाँ पे क्या था, टी एवरेज से टी हायर तक। ये जो था हमारा, ये था हमारा टी एवरेज से टी हायर तक क्योंकि इसमें डिक्रीज हुआ था। ठीक है, टी हायर तक। ठीक है, तो ये हुआ टी एवरेज टी एल। ठीक है, अब सेम वही वैल्यू रख देंगे, एम सी पी 1 - टी नॉट बोलो या फिर टी इन्फिनिटी डिवाइडेड बाई टी इंटू डी टी। वैल्यूज को पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे। एम की वैल्यू कितनी है, तो एम की वैल्यू 50 के जी, सी पी की वैल्यू 4.187। ये पार्ट कॉमन था, बाहर निकल जाएगा इंटीग्रेशन से और इस पार्ट का इंटीग्रेशन हो जाएगा। इंटीग्रेशन करके फिर वैल्यूज को पुट करेंगे तो हमें टी एवरेज पता है, टी एवरेज कितना था 357.62। ठीक है, और यहाँ पर टी लोअर कितना था, टी लोअर 353 था और 353 था, क्या था, टी लोअर 333 है। ठीक है, ये आपका टी लोअर है, यहाँ से T2 बोल लो या फिर TL, इसका इस केस के लिए सेकंड केस के लिए। ठीक है, और ये हमारा, ये इसको हम TH बोलेंगे, ये हाई टेम्परेचर था एवरेज से। ठीक है, TH। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, तो फिर 4.187 4.187 4.187 फिर 1 - टी इन्फिनिटी/टी का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो देखिए वैल्यूज आएगी 357.62, डिग्रेड करने के बाद वैल्यू पुट करने के बाद आएगी 357 माइनस 333। ठीक है, माइनस 288, फिर 1/t था तो ln के अंदर आएगा 357.62 डिवाइडेड बाई 333। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद वैल्यू आएगी 853.6 किलो जूल। ठीक है, अब पता करना है कि अवेलेबिलिटी में कितना लॉस हो रहा है, देयरफॉर अवेलेबिलिटी अवेलेबिलिटी लॉस ड्यू टू मिक्सिंग हो जाएगा आपका, लॉस ड्यू टू मिक्सिंग कितना हो जाएगा, तो माइनस कर देंगे दोनों का, अवेलेबिलिटी कितना डिक्रीज हुआ था और कितना इंक्रीज, डिक्रीज था 1088.4 1088.4 और यह है 853.6 किलो जूल। तो आपका सॉल्व करने पर आएगा 234.8 किलो जूल। ठीक है, इतना। ठीक है, इतना हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा स्टीम टरबाइन के ऊपर है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टीम टरबाइन के ऊपर है। स्पेस बना लेते हैं सॉल्व करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारा क्वेश्चन थर्ड था, ये सेकंड हो गया ना। क्वेश्चन थर्ड है हमारा स्टीम टरबाइन के ऊपर, ये भी अवेलेबिलिटी और रिवर्सिबिलिटी के ऊपर है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है, क्या बोला है, एक स्टीम टरबाइन ड्राइव्स अ शिप, एक शिप का प्रोपेलर, ठीक है, स्टीम टरबाइन ड्राइव कर रहा है शिप का प्रोपेलर थ्रू एन 8:1 रिडक्शन गियर, ठीक है, 8:1 रिडक्शन गियर है, ठीक है, इसके अंदर, ठीक है। द एवरेज रेजिस्टिंग टॉर्क इम्पोज्ड बाय द वाटर ऑन द प्रोपेलर, जो रेजिस्टिंग टॉर्क है, जितना जो टॉर्क रेजिस्ट कर रहा है उस प्रोपेलर को चलने से, उसका प्रोपेलर का वो टॉर्क की वैल्यू दी हुई है, ठीक है। एंड द शाफ्ट पावर डिलीवर्ड बाय द टरबाइन टू द रिडक्शन गियर में इतना पावर सप्लाई हो रहा है, टॉर्क कितना दिया हुआ है, टरबाइन की स्पीड दी हुई है, बोला है कि क्या होगा, डिटरमाइन द टॉर्क डेवलप्ड बाय द टरबाइन, टरबाइन कितना टॉर्क डेवलप कर रहा है वो निकालना है। और फिर क्या निकालना है, पावर डिलीवर्ड टू द प्रोपेलर शाफ्ट में कितना पावर डिलीवर्ड हो रहा है, ठीक है, स्टीम टरबाइन की वजह से, ठीक है। और फिर नेट रेट ऑफ वर्किंग ऑफ रिडक्शन गियर। सो बहुत इजी क्वेश्चन है, देखते हैं इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, जो जो गिवन चीजेज हैं पहले वो तो मैंने दिखा दिया क्या क्या दिया हुआ, ठीक है, 8:1 रिडक्शन गियर है, ठीक है, और रिडक्शन गियर है, ठीक है। मतलब स्पीड 8 होगा तो इसका आउटपुट 1 ऐसे होगा, ठीक है, या फिर एक देंगे तो 8 आउटपुट मिलेगा, ठीक है। द एवरेज रेजिस्टिंग टॉर्क दिया हुआ है, टॉर्क दिया हुआ है, पावर दिया हुआ है, स्पीड दिया हुआ है, और हमको क्या क्या टरबाइन कितना पावर डेवलप कर रहा है, पावर डिलीवर टू द प्रोपेलर शाफ्ट, और रेट ऑफ वर्किंग ऑफ द रिडक्शन गियर फाइंड करना है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं। ये तो हो गया, फर्स्ट सेकंड हो गया, थर्ड को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर एक चीज़ है, एक चीज़ हमेशा याद रखना पड़ेगा कि जो भी पावर ऑफ द प्रोपेलर होगा वही टरबाइन शाफ्ट का होगा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, पावर सॉल्यूशन में पावर ऑफ द प्रोपेलर, जो प्रोपेलर का पावर होगा, पावर ऑफ द प्रोपेलर विल बी इक्वल टू पावर ऑन द टरबाइन शाफ्ट, ठीक है। टरबाइन शाफ्ट में जितना पावर मिलेगा वही प्रोपेलर का होगा, ठीक है। पावर पावर एज्यूम कर लेंगे, कोई लॉसेस नहीं हो रहा है, ठीक है। तो पावर ऑन टरबाइन शाफ्ट, पावर ऑन टरबाइन के शाफ्ट पे, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर देखिए बोला हुआ है टॉर्क डेवलप्ड बाय टरबाइन हो जाएगा, टॉर्क डेवलप्ड बाय टरबाइन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पावर डिवाइडेड बाय वर्क डन, ठीक है। पावर इज इक्वल टू टॉर्क इनटू ओमेगा होता है, ठीक है। सॉरी, ये वर्क डन इन ओमेगा है, ठीक है, ये आपका ओमेगा है, ओमेगा है, ठीक है। पावर इज इक्वल टू टॉर्क इनटू ओमेगा होता है, सिंस पावर इज इक्वल टू टॉर्क टी इंटू ओमेगा होता है, ठीक। तो देखिए, पावर की वैल्यू हमें दी हुई थी, पावर की वैल्यू कितनी दी हुई है, यहाँ पर दिया हुआ है 15 मेगावाट, 15 मेगावाट दिया हुआ है, ठीक है। वैल्यूज को पुट कर लेंगे, सब कुछ दिया ही हुआ है, बस कुछ करना नहीं है, वैल्यूज को पुट करना है, ठीक है। 15 किलोवाट में चेंज किया उसको, ठीक है। और ओमेगा को 2 पाई एन लिखा, 2 पाई एन, स्पीड आरपीएम कितना दिया होता है, आरपीएम कितना दिया हुआ है, 1450 दिया हुआ है, वैल्यूज को पुट कर लेंगे, 1450। अब आरपीएम है, रिवोल्यूशन पर मिनट है, उसको सेकंड में करने के लिए 60 से डिवाइड कर देंगे, 60 से डिवाइड करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, ऊपर तो यहाँ आ जाएगा, और ये वैल्यूज किस में आएगी, किलोवाट में आएगी, पावर को किलोवाट में चेंज किया है, ठीक है। तो टॉर्क किस में आएगा, किलो में आएगा, यानी टॉर्क का क्या होता है यूनिट, टॉर्क का यूनिट होता है न्यूटन मीटर, और जबकि हमने यहाँ पर लिया है किलो में पावर को, तो किलो न्यूटन मीटर हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए, जब सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर आ रहा है 98.786 किलो न्यूटन मीटर, ठीक है। अब देखिए, इसको किलो हटा देंगे यहाँ से, जब किलो हटाएंगे तो 10 टू पावर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जब 10 टू पावर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये न्यूटन मीटर में चेंज हो जाएगा, न्यूटन में चेंज, ये किलो न्यूटन मीटर नहीं, किलो न्यूटन अलग है, ठीक है। ये किलो न्यूटन मीटर नहीं है, किलो मीटर न्यूटन लिख देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। वो अलग है, ये अलग है, ठीक है, किलो मीटर न्यूटन, ठीक है। इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया तो किलो हट जाएगा, तो न्यूटन मीटर में आंसर आ जाएगा, तो 98786 न्यूटन मीटर, ठीक है। टॉर्क पता चल गया। अब देखिए, पावर डेवलप्ड बाय द प्रोपेलर आप निकाल लेंगे। निकालना क्या था, पावर, तीन चीज, पावर डेवलप्ड बाय द टरबाइन निकाल दिए, ये ए पार्ट था हमारा, ये जो निकाले ये ए पार्ट था। अब बी पार्ट कैसे निकालेंगे, क्या बोला बी पार्ट में, पावर डिलीवर टू द प्रोपेलर शाफ्ट, ठीक है। अब बी पार्ट में जो पावर डिलीवर टू द प्रोपेलर शाफ्ट निकालना है, तो देखिए कैसे निकालते हैं, पावर डिलीवर्ड, सॉरी डिलीवर्ड बोला है ना, डिलीवर्ड बोला है, डेवलप्ड नहीं बोला है, ठीक है। पावर डिलीवर टू द प्रोपेलर शाफ्ट, ठीक है। तो पावर ऐसे डेवलप्ड भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। डिलीवर्ड टू द और बाई द प्रोपेलर शाफ्ट, डिलीवर्ड या फिर डेवलप्ड लिख दें, ठीक है, डेवलप्ड भी लिख सकते हैं,
डेवलप्ड बाय द प्रोपेलर शाफ्ट, बाय दी प्रोपेलर शाफ्ट, ठीक है। प्रोपेलर शाफ्ट है कितना पावर हो रहा है डिलीवर्ड या फिर डेवलप्ड, ये भी निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे तो देखिए, पावर इज इक्वल टू क्या होता है, टॉर्क इनटू ओमेगा। हमें टॉर्क अभी अभी जस्ट हमने निकाला। या फिर ऊपर का इसका ये आपका प्रोपेलर शाफ्ट, ये तो दूसरा टॉर्क था, ये तो सॉरी, ये आपका उसका टॉर्क टॉर्क था, किसका था, टरबाइन का। और ये प्रोपेलर शाफ्ट था तो टॉर्क हमारे पास दिया हुआ 750 टू 10⁻³ न्यूटन मीटर, ठीक है। तो वैल्यूज को पुट कर दिया, 750 किलो न्यूटन दिया था, 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दिया, ओमेगा को 2 पाई इंटू एन। एन की वैल्यू दी हुई है आपका 1450 डिवाइडेड बाई 60। आरपीएम में था, उसको रिवोल्यूशन पर मिनट में चेंज कर दिया। सॉल्व करने पर आ जाएगा आपका पावर का वैल्यू कितना जा रहा है, आ रहा है 14.235 मेगावाट, ठीक है। 10⁻³ और 10⁻³ यहाँ से लेके तब मेगावाट में चेंज कर दे रहे हैं, ठीक है। डायरेक्ट मेगावाट में वैल्यूज आएगी इतना, ठीक है, मेगावाट में, ठीक है। अब देखिए, नेट रेट ऑफ वर्किंग ऑफ द रिडक्शन गियर, नेक्स्ट है नेट रेट, यहाँ पे बोला है ना सी पार्ट, नेट रेट ऑफ द वर्किंग ऑफ द रिडक्शन गियर, सॉरी कट गया, रेट ऑफ द रिडक्शन ऑफ द रिडक्शन गियर। तो ये कैसे निकालेंगे, तो इसको निकालने के लिए देखिए, ये हम माइनस कर देंगे दोनों पावर में। देखिए, इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, द नेट रेट ऑफ वर्किंग ऑफ रिडक्शन गियर, वर्किंग ऑफ रिडक्शन गियर, इसकी वैल्यू आएगी आपका, दोनों को पावर माइनस कर देंगे, ठीक है। कितना दिया हुआ था, द नेट रेट ऑफ रिडक्शन गियर 15 दिया होता है शायद, 15 रिडक्शन गियर का आपका पावर डिलीवर्ड बाय द टरबाइन टू द रिडक्शन गियर दिया हुआ था। पावर डिलीवर्ड बाय द 15 मेगावाट दिया हुआ है, पावर डिलीवर्ड यहाँ पे, पावर डिलीवर्ड टू बाय द टरबाइन टू द रिडक्शन 15 मेगावाट तक था, ठीक है। लेकिन पावर डिलीवर्ड कितना हुआ, 14.235, माइनस कर देंगे कितना पता चल जाएगा, कितना वर्क नेट रेट ऑफ रिडक्शन गियर कितना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 15 माइनस 14.235, माइनस करने के बाद जो आंसर आएगा वो आएगा आपका 0.7647 मेगावाट। ये हो गया आंसर, ठीक है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंगल सिलेंडर के ऊपर, ठीक है, 4 स्ट्रोक। नेक्स्ट क्वेश्चन स्पेस बना लो सॉल्व करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सिंगल सिलेंडर के ऊपर, थर्ड क्वेश्चन हो गया और शायद 3 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। ठीक है, तो ये सिंगल सिलेंडर के ऊपर क्वेश्चन है। ये हमारा था, ये आ गया फोर्थ क्वेश्चन, ये हमारा थर्ड क्वेश्चन था जो अभी हमने सॉल्व किया स्टीम टरबाइन के ऊपर, ठीक है। ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन में क्या बोला है देखते हैं हम। बोला है एक सिंगल सिलेंडर सिंगल एक्टिंग 4 स्ट्रोक इंजन है, ठीक है, ऑफ 0.15 मीटर बोर, बोर डायमीटर दिया हुआ है, डेवलप करता है, इंडिकेटेड पावर की वैल्यू दी हुआ है, आरपीएम दिया हुआ है, कैलकुलेट द एरिया ऑफ द इंडिकेटर डायग्राम, इंडिकेटर डायग्राम का एरिया निकालना है, ठीक है। इंडिकेटर डायग्राम का एरिया निकालना, दैट वुड बी ऑब्टेन्ड विथ एन इंडिकेटर हैविंग स्प्रिंग कांस्टेंट। देखो, इंडिकेटर डायग्राम का एरिया निकालना है, स्प्रिंग कांस्टेंट दिया हुआ है, लेंथ ऑफ द इंडिकेटर डायग्राम बोला हुआ है कितना टाइम, द लेंथ ऑफ द स्टॉक ऑफ द इंजन है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, इसको स्टार्ट करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए देखिए, इसमें बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, सारी डाटा दे चुके हैं, ठीक है। डायमीटर ऑफ द पिस्टन दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, डायमीटर गिवन पार्ट है, डायमीटर ऑफ द पिस्टन डी दिया हुआ है, डायमीटर ऑफ द पिस्टन डी दिया हुआ है, ठीक है। कितना दिया हुआ है, 0.15 मीटर, 0.15 मीटर, ठीक है, कितना दिया हुआ है। इंडिकेटर पावर दिया, इंडिकेटर पावर कितना दिया हुआ है, 4 किलोवाट दिया हुआ है, 4 किलोवाट यानी 4 × 1000 यानी 4000 वाट, ठीक है। अब देखिए, स्पीड दिया हुआ है, स्पीड या फिर एन बोल लो, इसकी वैल्यू जो है 260 आरपीएम, ठीक है। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है हमारे पास, स्प्रिंग कांस्टेंट दिया हुआ है, स्प्रिंग कांस्टेंट के की वैल्यू दी हुई है 25, 25 इंटू 10⁶ न्यूटन पर मीटर, ठीक है। ये मीटर क्यूब नहीं होगा, ठीक है। स्प्रिंग कांस्टेंट जो यहाँ पर दिया हुआ है, ये यहाँ पे ये सॉरी, ये तो ठीक है, ये नहीं, ये वैल्यू, ये जो क्यूब में दिया ना, ये क्यूब नहीं होगा, न्यूटन मीटर होगा, ठीक है। आगे देखते हैं, फिर इतना दिया हुआ है, और क्या बोला है कि लेंथ ऑफ द इंडिकेटर डायग्राम,
बोला है हमारे क्वेश्चन में, ऊपर में बोला है लेंथ ऑफ द इंडिकेटर डायग्राम इज 0.1 टाइम्स द लेंथ ऑफ द स्ट्रोक ऑफ द इंजन, ठीक है। तो क्या बोला हुआ है, लेंथ ऑफ इंडिकेटर डायग्राम, लेंथ ऑफ इंडिकेटर लेंथ ऑफ इंडिकेटर डायग्राम बोला हुआ है 0.1 टाइम्स द लेंथ ऑफ द स्ट्रोक ऑफ द इंजन बोला हुआ है, ठीक है। लेंथ ऑफ इंडिकेटर डायग्राम इज 0.1 टाइम्स द लेंथ ऑफ द स्ट्रोक। लेंथ ऑफ द स्ट्रोक बोले या फिर स्ट्रोक बोले, डायरेक्टली सिंपल बस स्ट्रोक, स्ट्रोक एल को बोलते हैं, ठीक है। तो हम मान लेंगे लेट लेट एरिया ऑफ द इंडिकेटर डायग्राम को ये मान लेते हैं, लेट द एरिया ऑफ इंडिकेटर डायग्राम, एरिया ऑफ इंडिकेटर डायग्राम इज इक्वल टू ए ए डी मान लेते हैं, ठीक है। तो मीन इफेक्टिव प्रेशर जो होगा, मीन इफेक्टिव प्रेशर, तो हम लोग जानते हैं कि अगर एरिया दिया हुआ है, लेंथ दिया हुआ है इंडिकेटर का और स्प्रिंग कांस्टेंट दिया हुआ है, तो डायरेक्टली हम मीन इफेक्टिव प्रेशर निकाल सकते हैं। तो मीन इफेक्टिव प्रेशर डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो मीन इफेक्टिव की प्रेशर की वैल्यू हो जाएगी, मीन इफेक्टिव प्रेशर हो जाएगा इज इक्वल टू एरिया ऑफ द इंडिकेटर डायग्राम डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ द इंडिकेटर डायग्राम इनटू स्प्रिंग कांस्टेंट, ठीक है। एंड इंडिकेटर पावर, इंडिकेटेड पावर की वैल्यू जो होती है, यहाँ से ये निकाल लेंगे मीन इफेक्टिव प्रेशर, ठीक है। और इंडिकेटेड पावर की वैल्यू होती है मीन इफेक्टिव प्रेशर इंटू लेंथ इंटू एरिया इंटू एन, एन आरपीएम है ये 124, या फिर एज फोर स्ट्रोक इंजन के लिए, फोर स्ट्रोक इंजन के लिए होता है, ठीक है, ठीक है। और इंडिकेटेड पावर इज इक्वल टू पीएम, पीएम को क्या लिखते हैं, एडी डिवाइड बाई एल डी इंटू के, ठीक है, इंटू एल इंटू ए इंटू एन डिवाइडेड बाई 120, ठीक है। अब यहाँ से हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ द इंडिकेटर डायग्राम निकालना है, एडी, एडी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इंडिकेटेड पावर इंटू एल डी इंटू 120 डिवाइडेड बाई के इंटू एल इंटू ए इंटू एन। सारे वैल्यूज दिए हुए हैं, सारे वैल्यूज को पुट कर देंगे, सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए एरिया निकालना था, एरिया क्या होगा हमारा, पाई बाई 4 डी स्क्वायर होगा, पाई बाई 4 कैपिटल डी स्क्वायर होगा, ठीक। एंड एल डी दिया हुआ है 0.1 टाइम्स एल है, ठीक है। सारे वैल्यूज को पुट कर देंगे, तो देखिए इंडिकेटेड पावर कितना है, इंडिकेटेड पावर हमारा आपका 4000 दिया हुआ है, ठीक है। इंडिकेटेड पावर 4000 दिया हुआ है, तो अभी इसको हम यहाँ 4 लिख देते हैं, 1000 लास्ट में मल्टीप्लाई कर देंगे, 0. एल डी की वैल्यू दिया हुआ है 0.1 एल, 0.1 इंटू एल इंटू 120 दिया हुआ है, आपका दिया हुआ था, ठीक है। और फोर स्ट्रोक के लिए आपका ये 4 होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 20, के की वैल्यू 20 इंटू 10 to the power 6 इंटू एल की, फिर एरिया की वैल्यू पाई बाई 4 डी स्क्वायर, तो पाई बाई 4 ऊपर चला गया, डी स्क्वायर की वैल्यू 0.15 का स्क्वायर, ठीक है। और हमारा 216 दिया हुआ नंबर ऑफ आरपीएम, शायद दिया 216 क्या था, 216 आरपीएम था, ठीक है, 260 आरपीएम है। इसको सॉल्व करने पर आएगा आपका वैल्यू आएगा 5.03 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो यही है हमारा इंडिकेटर डायग्राम, सॉरी क्या था आपका, क्या था, एरिया ऑफ द इंडिकेटर डायग्राम था, एडी इज इक्वल टू 503 mm²। ये हमारा आंसर हुआ, ठीक। चलिए थर्ड क्वेश्चन भी हो गया, फोर्थ क्वेश्चन भी हो गया, आते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे। फिफ्थ क्वेश्चन अगेन हमारा सिंगल सिलेंडर के ऊपर है। फिफ्थ क्वेश्चन अगेन हमारा सिंगल स्पेस बना लेते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन हमारा वापस से, उसके बाद लास्ट के दो क्वेश्चन है वो काफ़ी आसान है, ठीक है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। लास्ट के दो क्वेश्चन दोनों आपका मास ऑफ द वर्क ट्रांसफर से है, और ये हमारा रहा फिफ्थ क्वेश्चन, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन ये हुआ ना, फोर्थ क्वेश्चन ये हुआ, ये हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन में बोला है सेम क्वेश्चन जो अभी हमने ऊपर किया, सेम उसी बेसिस पे है, ठीक है, सेम उसी बेसिस पे, ज़्यादा फर्क नहीं है, ठीक है। क्या बोला है क्वेश्चन में, अ सिंगल सिलेंडर डबल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग वाटर पंप हैज इंडिकेटर डायग्राम विच इज रेक्टेंगल ऑफ इतना लेंथ, और ठीक है, इंडिकेटर डायग्राम को वहाँ एरिया निकालना था, ठीक है।
और यहाँ पे क्या हुआ है, इंडिकेटर डायग्राम ही दे दिया हुआ है जिसका लेंथ दिया हुआ है और हमें हाइट दिया हुआ है, ठीक है। तो एरिया ऑब्वियसली निकाल लेंगे डायरेक्टली, ठीक है। द इंडिकेटर का स्प्रिंग कांस्टेंट दिया हुआ है, ठीक है, स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू दे दी होगा पास्कल पर मीटर, ठीक है। पंप रन आरपीएम दे दिया हुआ है, ठीक है। डायमीटर दे दिया हुआ है पंप सिलेंडर का, ठीक है। स्ट्रोक भी दे दिया, जो वहाँ पर हम बोले थे 0.1 टाइम जो स्ट्रोक होता है लेंथ ऑफ द इंडिकेटर, वही यहाँ पर लेंथ अलग से दे दिया, हाइट अलग से दे दिया, यहाँ पर स्ट्रोक का वैल्यू अलग से दे दिया, यहाँ पर डायमीटर भी दे दिया है, स्प्रिंग कांस्टेंट दे दिया, आरपीएम दे दिया, सब कुछ दे दिया। पिछले क्वेश्चन में जस्ट थोड़ा सा हल्का सा जो वैल्यू वहाँ निकालना था वो यहाँ वैल्यू दिया और कुछ और निकालना, क्या निकालना है, तो बोला फाइंड द रेट इन किलोवाट एट विच द पिस्टन डज वर्क ऑन द हीटर, ठीक है। डज करेगा, वर्क करेगा हीटर के ऊपर, ठीक है। विल डू द वर्क ऑन द हीटर, ठीक है। तो देखिए इसको निकालने के लिए सॉल्यूशन करते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन करना, ठीक है। तो देखिए हमें क्या बोला, एरिया ऑफ द इंडिकेटर डायग्राम दिया हुआ है, एरिया ऑफ द डबल हैज इंडिकेटर डायग्राम विच इज रेक्टेंगल, ठीक है। एरिया ऑफ द इंडिकेटर डायग्राम कैसे करेंगे, लेंथ टू हाइट करते हैं। यहाँ पे देखिए 0.075 मीटर लेंथ, 0.05 मीटर हाइट। तो पहले हम निकाल लेते हैं एरिया ऑफ इंडिकेटेड, एरिया ऑफ इंडिकेटेड डायग्राम, ठीक है। इंडिकेटेड डायग्राम का एरिया निकाल लेते हैं, इसको ए डी जो पिछले वाले माने थे सेम, तो क्या कर देंगे लेंथ इंटू हाइट कर देंगे, तो 0.075 इंटू 0.05 मीटर स्क्वायर, तो ये आपका सॉल्व करने पाएगा 3.75 इंटू 10⁻³ मीटर स्क्वायर, ठीक है। स्प्रिंग कांस्टेंट हमारे पास दिया हुआ है वैल्यू, स्प्रिंग कांस्टेंट के दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, स्प्रिंग कांस्टेंट के वैल्यू दी हुई है 147 मेगा पास्कल पर मीटर, ठीक है। अब देखिए मीन इफेक्टिव प्रेशर का वैल्यू अभी अभी मैंने बताया क्या होता है फॉर्मूला, मीन इफेक्टिव प्रेशर का फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ द इंडिकेटर डायग्राम डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ द इंडिकेटर डायग्राम इनटू स्प्रिंग कांस्टेंट। वैल्यूज पुट करेंगे, वैल्यू निकालेंगे 0.075 इंटू 0.05, एरिया यहाँ पर अभी हमने जस्ट निकाला, एरिया 0.075 यहाँ पर इंटू 0.05, अच्छा ठीक है। इसको हम क्या करते हैं यहाँ पर डायरेक्ट रख दिए, डायरेक्ट भी रख सकते हैं, ठीक है। डिवाइड बाय लेंथ ऑफ द इंडिकेटर डायग्राम कितना था 0.075, ठीक है। ये वैल्यूज को क्यों नहीं रखे, ये वैल्यूज को रखते तो फिर यहाँ से काटना पड़ता है 0.075 से, तो सीधे लेंथ इंटू हाइट रख दिए तो लेंथ कट जाएगा और हमारा डायरेक्ट मतलब ज़्यादा कैलकुलेशन कम हो जाएगा, ठीक है। स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू 147 दिया हुआ है, ठीक है, मेगा पास्कल, ठीक है। सारी चीज़ें मीटर वाला टर्म्स कट जाएगा, यहाँ पर मीटर मीटर कट जाएगा, 1 मीटर बचेगा, वो मीटर स्क्वायर है, यहाँ पर ये मीटर स्क्वायर है, ये मीटर है, ठीक है, 1 मीटर बचेगा। तो ऑलरेडी यहाँ पर ये पर मीटर में था, तो एक ऊपर में मीटर जाएगा, एक नीचे में मीटर आएगा, मीटर मीटर कट जाएगा तो मेगा पास्कल इन यूनिट बचेगा, यहाँ से ये कट गया। सॉल्व करने पर आएगा आपका मीन इफेक्टिव प्रेशर की वैल्यू, मीन इफेक्टिव प्रेशर की वैल्यू सॉल्व करने पर आएगी 7.35 है, 7.35 इंटू 10⁻³ टू 10⁻³ किलो पास्कल में चेंज करने पर, ठीक है। तो हमें देखिए लेंथ बोला हुआ था, लेंथ 0.2 लेंथ ऑफ पिस्टन का, स्ट्रोक का लेंथ यहाँ दिया हुआ है, स्ट्रोक लेंथ दिया हुआ है 0.2 मीटर, ठीक है। निकालना क्या था, निकालना है हमें रेट इन किलोवाट एट विच द पिस्टन डज वर्क ऑन द हीटर, ठीक है। रेट निकालना किस रेट से पिस्टन पर वर्क कर रहा है, ठीक है। लेंथ दिया हुआ है, एरिया कैसे निकाल देंगे, पाई/4 डी स्क्वायर से, पाई/4 डी स्क्वायर से, तो पाई/4 डायमीटर दिया हुआ है 0.15, सॉल्व करने पर आ जाएगा आपका एरिया 0.01767, ठीक है, मीटर स्क्वायर। आरपीएम दिया हुआ है, एन की वैल्यू कितनी दी हुई थी हमारे पास 50 आरपीएम, 50 आरपीएम दिया हुआ था, ठीक है। इसको नीचे एडजस्ट कर लेते हैं, 50 आरपीएम दिया हुआ है। अब हमें रेट ऑफ हीट निकालना था, रेट इन विच द पिस्टन डज वर्क ऑन द हीटर, ये निकालना है किस रेट से पिस्टन काम कर रहा है हीटर के ऊपर, ठीक है, या फिर अपनी एनर्जी सप्लाई कर रहा है ऐसा, ठीक है। एन की वैल्यू पता निकाल लिया, ठीक है। अब नंबर ऑफ स्ट्रोक पर मिनट क्या होगा, नंबर ऑफ स्ट्रोक, डबल एक्टिंग सिलेंडर सिंगल एक्टिंग सिलेंडर है, ठीक है, डबल, तो नंबर ऑफ स्ट्रोक जो हो जाएगा, नंबर ऑफ स्ट्रोक पर मिनट, नंबर ऑफ स्ट्रोक पर मिनट हो जाएगा आपका 2 × n, ठीक है। तो पावर कितना हो जाएगा, पावर इज इक्वल टू मीन इफेक्टिव प्रेशर Pm इंटू L इंटू A इंटू 2 × n डिवाइडेड बाई 60,
सॉल्व करेंगे, वैल्यूज पुट करके 7.35 इंटू 10⁻³ आया था, शायद ऊपर में 3 आया था, ठीक है। एल की वैल्यू हमें पता है 0.20 इंटू 0.01767, एरिया की वैल्यू हमने निकाला अभी, ठीक है। 2 इंटू 50 आरपीएम दिया हुआ है, ठीक है, डिवाइडेड बाई 60। पावर को कैलकुलेट करेंगे, किलोवाट में वैल्यूज आएगी, कैलकुलेट करने पर आ रहा है वैल्यू 43.29 किलोवाट। तो ये रहा हमारा आंसर जब रेट ऑफ हीट ट्रांसफर होगा, या फिर रेट इन विच द पिस्टन विल डू द वर्क। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। ये लास्ट के तो दो क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं है शायद, देखने में लग रहा, देखते हैं क्या बोला है, ठीक है। ये क्वेश्चन कौन सा था, क्वेश्चन ये 5 था, ये 6 था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, ठीक है। क्वेश्चन 6 है, ये क्वेश्चन 6 है, ठीक है। इसमें क्या बोला है देखते हैं। क्वेश्चन 6 में, अ मास ऑफ गैस इज कंप्रेस्ड इन ए क्वासी स्टैटिक प्रोसेस फ्रॉम 80 किलो पास्कल 0.1 मीटर क्यूब। एक मास ऑफ गैस है, ठीक है, कंप्रेस किया जाता है क्वासी स्टैटिक प्रोसेस, वह प्रोसेस जो बहुत स्लो, ठीक है, वो हम मतलब थ्रू आउट द प्रोसेस वो इक्विलिब्रियम में रहता है, ठीक है, ज़्यादा चेंजेस नहीं आता है क्वासी स्टैटिक प्रोसेस में, ठीक है। मास ऑफ गैस इज कंप्रेस्ड इन ए क्वासी स्टैटिक प्रोसेस फ्रॉम, ये प्रेशर दिया हुआ है, ये वॉल्यूम दिया हुआ है, टू दिस प्रेशर टू दिस वॉल्यूम, एज्यूम द प्रेशर एंड द वॉल्यूम आर रिलेटेड बाय पीवी टू द पावर n इज इक्वल टू कांस्टेंट, फाइंड द वर्क डन बाय द गैस, वर्क डन बाय द गैस ऑन द सिस्टम बाय द सिस्टम निकालना है, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है, गिवन पार्ट को लिख लेते हैं, गिवन पार्ट को लिख लेते हैं। इनिशियल प्रेशर दिया हुआ है, इनिशियल प्रेशर P1 दिया हुआ है हमारे पास 80 किलो पास्कल, ठीक है। इनिशियल वॉल्यूम V1 दिया हुआ है 0.1 मीटर क्यूब, ठीक है। फाइनल प्रेशर दिया हुआ है, फाइनल प्रेशर की वैल्यू है 0.4 मेगा पास्कल, फाइनल प्रेशर की वैल्यू है 0.4 मेगा पास्कल, ठीक है। तो किलो पास्कल में चेंज कर ले, क्योंकि ऊपर वाला भी किलो पास्कल में है, तो 400 किलो पास्कल, ठीक है। फाइनल वॉल्यूम दिया हुआ है हमारे पास, फाइनल वॉल्यूम दिया हुआ है V2 0.03 मीटर क्यूब, ठीक है। अब एज द पीवी रिलेशन, पीवी जैसे हमारा रिलेशन दिया हुआ है P इंटू वी का पावर n इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट ऊपर में दिया हुआ है, तो यहाँ से लिख लेंगे दोनों प्रोसेस इनिशियल और फाइनल के लिए, P1 V1 पावर n इज इक्वल टू P2 V2 पावर n, ठीक है। सारे वैल्यूज को पुट कर देंगे, पहले उससे पहले लॉग ले लेते हैं, इससे पहले लॉग ले लेते हैं, ठीक है। लॉग लेके ताकि इन बाहर आ जाए, ठीक है। तो दोनों साइड ले लेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड जब लॉग लेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो ये हो जाएगा ln p1 प्लस n ln v1 इज इक्वल टू ln p2 प्लस n ln v2, ठीक है। इन वाले टर्म को एक तरफ कर लेंगे, ln v1 माइनस ln v2, और ये हो जाएगा ln p2 माइनस ln p1, ठीक है। अब यहाँ पर आप जानते हैं इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसको जब रेशियो में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा n ln v1 माइनस ln v2 है, तो ये v1 बाई v2 बन जाएगा, माइनस में रहता है तो अपॉन में आ जाता है, ठीक है। और ये माइनस में है तो अपॉन में आ जाएगा, तो p2 बाई p1, ठीक है। इतना हुआ। अब देखिए, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ln p2 बाई p1 डिवाइडेड बाई ln v1 बाई v2 हो जाएगा ना। सारे वैल्यूज को पुट कर देंगे, सारी वैल्यू पता है हमें, पुट करेंगे तो लिखेंगे ln 400 डिवाइडेड बाई 80, 400 डिवाइडेड बाई 80, ठीक है। और 0.1 डिवाइड बाई 0.03 v1 बाई v2 ln 0.1 डिवाइडेड बाई 0.03, सॉल्व करने पे 1.60944 आएगा ये, और ये आएगा 1.20397, ठीक है। तो अप्रॉक्सीमेटली ये आएगा सॉल्व करने पे 1.3367, अप्रॉक्सीमेटली 1.34, ठीक है। एन की वैल्यू पता चल गई। अब हमें एन की वैल्यू पता चल गई तो वर्क डन निकालना है, वर्क डन निकालना है तो कैसे निकालते हैं, P1 V1 माइनस P2 V2 अपॉन n माइनस 1, तो सिंपल सा है, वर्क डन निकालना है, वर्क डन
वर्क डन W निकालना है, कैसे निकल जाएगा, P1 V1 माइनस P2 V2 डिवाइडेड बाई n माइनस वन। P1 V1 पता है, P2 V2 पता है, n पता है, सारे वैल्यूज को पुट कर लेंगे। 80 इंटू 0.1 और कितना था, 80 इंटू 0.1 400 इंटू 0.03, ठीक है, 400 इंटू 0.03, ठीक है। n की वैल्यू क्या है, 1.34 माइनस वन। सॉल्व करने में कितना आ जाएगा, माइनस 11.764 किलो जूल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जल्दी से इसे कंप्लीट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, ये 7th क्वेश्चन, ये 6th क्वेश्चन था। 7th क्वेश्चन में क्या बोला है, अ मास ऑफ 1.5 kg ऑफ एयर, ठीक है, 1.5 kg ऑफ एयर मास को लिए कंप्रेस्ड एक क्वासी स्टैटिक, सेम वही है क्वासी स्टैटिक प्रोसेस फ्रॉम इतना प्रेशर टू इतना प्रेशर विच फॉलो दिस रिलेशंस। इनिशियल डेंसिटी ऑफ द एयर दिया हुआ है, ठीक है, फाइंड द वर्क डन बाय द पिस्टन टू कंप्रेस द एयर, ठीक है, वर्क डन कितना होगा पिस्टन के थ्रू कंप्रेसिंग द एयर, ठीक है, ये पता करना है, ठीक है। तो देखिए फॉर क्वासी स्टैटिक प्रोसेस के लिए, जब फॉर क्वासी स्टैटिक प्रोसेस के लिए, और क्वासी स्टैटिक प्रोसेस के लिए वर्क डन जो होगा इंटीग्रल पीडीवी होगा, तो वर्क डन जो होगा इंटीग्रल पीडीवी हो जाएगा, ठीक है। तो P1 V1 dV बाई V लिख सकते हैं ऐसे। यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है, P इंटू वी का पावर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, ठीक। तो P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट लिख सकते हैं। तो P इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, P1 V1 बाई, अगर P2 लिखे तो ये V2 लिख सकते हैं, ठीक, ऐसे। दैट इज P1 बाई P2 इज इक्वल टू V1 V2 बाई V1, V2 बाई V1, ठीक है। गिवन क्या है हमारे पास, गिवन क्या है, P1 इज इक्वल टू 0.1 मेगा पास्कल गिवन है हमारा, 0.1 मेगा पास्कल दिया हुआ है, ठीक है, तो 0.7 मेगा पास्कल, ठीक है। P2 दिया हुआ है, P2 भी दिया हुआ है 0.7 मेगा पास्कल, ठीक है। और V1 यहाँ डेंसिटी दिया हुआ है, डेंसिटी दिया हुआ है, इनिशियल एयर डेंसिटी दिया 1.16, ठीक है। इसको ऐसा करते हैं, इसको अभी लास्ट में लगाएंगे, पहले ये पार्ट निकालेंगे। यहाँ पे ये इतना हो गया, ठीक। अब इसके बाद यहाँ पर P1 P2 दिया हुआ है, ठीक। अब इसको देखिए P1 P2 दिया हुआ है, अब डेंसिटी हमारे पास दिया हुआ है, ठीक है। तो V1 इज डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी m1 बाई ρ1, ठीक है। m1 कितना था 1.5, m1 मास 1.5 kg एयर है, डेंसिटी दिया हुआ है 1.16, 1.16, तो V1 कितना आ जाएगा, सॉल्व करने पर V1 की वैल्यू इतना ही रख लेते हैं, ठीक है। अभी इसको काटते नहीं है, ठीक है, सॉल्व नहीं लेते हैं। यहाँ पर P1 पता है, P2 पता है, V1 पता है, पता चल गया। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, क्या P1 P2 पता चल गया, V1 V2 निकल जाएगा, V2 निकल जाएगा। तो चाहेंगे तो यहाँ से V2 निकाल सकते हैं, V2 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका P1 V1 बाई P2, बट जरूरत नहीं पड़ेगी हमारा। देखिए अब वर्क डन निकाल देंगे, वर्क डन जो हो जाएगा आपका हो जाएगा इंटीग्रल P dV, P की वैल्यू क्या लिखता है P1 V1 बाई dV बाई V, ठीक है। P1 V1 कॉन्स्टेंट निकाल दिए, dV को जब यहाँ से चेंज किए तो हमारा हो जाएगा dV बाई V, ठीक है। यहाँ पर ये वॉल्यूम हमारा V1 से V2, ठीक है, V2 की वैल्यू रख देंगे, ठीक है, V1 से V2, ठीक है। अब देखिए P1 V1 1 बाई V ln होता है, ln V2 बाई V1 सॉल्व करने पर, या फिर V2 बाई V1 किसके बराबर है, P1 बाई P2 के बराबर है, तो P1 V1 ln P1 बाई P2 इसके बराबर है। अब वैल्यूज को पुट कर लेंगे, P1 0.1 है, V1 कितना है 0.1291 है, इतना ही था शायद, हाँ 0.129, ठीक है। ये हमारा V1 इसको सॉल्व करने पर आया था यहाँ पे 0.1 0.9 1.2931, ठीक है, 1.2931 आया था, ठीक है। ये वॉल्यूम आया था इसका, सी वॉल्यूम को ऊपर लिख रहे हैं, ठीक है, 1931 इंटू ln 0.1 पास्कल दिया हुआ है, ठीक है, 0.1 मेगा पास्कल दिया होता है, ये 0.7 मेगा पास्कल दिया होता है। सॉल्व करने पर मेगा जूल में आएगा आंसर, तो ये हो जाएगा, फिर 1000 से मल्टीप्लाई कर दें तो किलो जूल में आ जाता है 253.63, ये किलो जूल आंसर आ जाएगा हमारा, क्या वर्क डन, WD वर्क डन। तो ये था हमारे कुछ क्वेश्चन जो हमने आज सॉल्व किए, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस अवेलेबिलिटी और रिवर्सिबिलिटी पे थे, कुछ क्वेश्चन थे हमारे वर्क एंड हीट ट्रांसफर पे, और कुछ क्वेश्चन पिस्टन सिलेंडर पे थे, ठीक है।
स्टीम टरबाइन के ऊपर एक क्वेश्चन थे, और कुछ क्वेश्चन हमारे थे सिंगल सिलेंडर स्ट्रोक वगैरह इंजन पे, ठीक है। मीन इफेक्टिव प्रेशर, सिंगल सिलेंडर रेसिप्रोकेटिंग पंप वगैरह पे थे, ठीक है। तो इस नेक्स्ट लेक्चर में और आगे देखेंगे कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।